हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू मोशंस एकेडमी। तो बेटा अपने 6 चैप्टर्स अपन कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये। और ये चैप्टर नहीं एक्चुअली, मतलब इसमें एसोसिएटेड अपन 5-6 चैप्टर्स पढ़ेंगे। और इसका नाम है देखो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री अपन हिंदी में बात करें तो हिंदी में देखो बेटा अपन क्या कह सकते हैं। हिंदी में अगर बात करोगे तो हिंदी में ये अपना द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है भाई, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति है ना, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। देखो बेटा इसमें क्या क्या पढ़ने वाले अपन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में। एक तो ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे पॉइंट या बिंदु, इसको है ना। सेकंड नंबर पे पढ़ोगे आप स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। थर्ड नंबर पे पढ़ना है बेटा अपने को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा युग्म, सरल रेखा युग्म। ठीक है बेटे, नंबर 4 सरल रेखा युग्म। और फोर्थ नंबर पे पढ़ोगे आप, देखो नंबर 4 पे पढ़ोगे बेटा सर्कल, वृत्त। नंबर 5 कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन या अपन कहते हैं शांकव परिच्छेद, कॉनिक सेक्शन या इसमें कह सकते हो देखो शांकव परिच्छेद। ठीक है भाई, कॉनिक सेक्शन या शांकव परिच्छेद भी अपने आप में एक टॉपिक होता है, मतलब एक मतलब बड़ी बड़ी बात है, एक ब्रांच मान सकते हो आप कॉनिक सेक्शन को। क्योंकि कॉनिक सेक्शन में भी अपन 3 बहुत मेजर पोर्शन पढ़ते हैं। इसमें पढ़ोगे देखो ए पार्ट ले लेंगे अपन पैराबोला, ए पार्ट पढ़ेंगे पैराबोला या अपन कह सकते हैं परवलय। सेकंड बी वाला होगा आपका एलिप्स, सेकंड इज एलिप्स। सी हाइपर बोला। अति परवलय है ना। क्या क्या है देखो, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय। क्लियर है क्या भाई बात। तो ये सब अपने को पढ़ना है। पॉइंट स्ट्रेट लाइन, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये सब चीज़ अपने को पढ़नी है। देखना बेटा यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट है ना, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट, बिंदु से हम स्टार्ट करेंगे। ये बिंदु एज सच कोई टॉपिक नहीं होता है, बिंदु टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई टॉपिक नहीं होता एक सच, लेकिन ये पूरी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में ही काम आता है। मतलब सब में ही इसके जो है फॉर्मूले और इस पे जो हम बात करेंगे वो सारा आपके लिए यहाँ पे यूज़फुल होगा पूरा आगे तक। क्लियर है क्या बेटा। तो अपन वही बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आगे स्टार्ट करते हैं अपन फ्रॉम पॉइंट, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट। बिंदु, पॉइंट, बिंदु। ठीक है भाई, पॉइंट या बिंदु से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है बेटा, सबसे पहली बात पॉइंट को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो क्या लिखते हैं। पॉइंट को हम जब प्रदर्शित करते हैं तो x, y की फॉर्म में लिखते हैं अपन ना। ये जो x, y की फॉर्म में आप बिंदु लिखते हो, ये x, y की जो फॉर्म है, इसका मतलब होता है बेटा कि अपन ये जो पद्धति है इसका नाम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति।
कार्तीय निर्देशांक पद्धति। ठीक है, दो तरह की सिस्टम पढ़ते हैं अपन, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं x, y की फॉर्म में, एक पढ़ते हैं अपन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। तो दोनों की बात ही हम यहाँ पे करेंगे बेटे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दिख रहा है ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अपन जो पॉइंट होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखो एक बार, इधर देखना, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लेते हैं ऐसे, ये होता है अपना x और y, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये होती है अपनी x एक्सिस, ठीक है भाई, और ये होती है आपकी y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करती है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों लाइंस हैं, रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं होगी, सरल रेखाएं, ये जिस पॉइंट पे आके प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु का नाम होता है ओरिजिन। उस बिंदु का नाम क्या होता है? ओरिजिन, या आप कह सकते हो देखो मूल बिंदु, ओरिजिन या मूल बिंदु, और ये होगा आपका 0,0, ओरिजिन या मूल बिंदु 0,0। हाँ है ना? ठीक है क्या भाई? देखो इसमें आगे ओरिजिन मूल बिंदु 0,0, यहाँ से आगे पॉइंट P अपन रिप्रेजेंट करते हैं x, y की फॉर्म में। पॉइंट P अपन रिप्रेजेंट करते हैं x, y में। यहाँ लिखा मैंने पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। देखो ये तो होगा आपका x और ये होगा आपका y, ये तो होगा x और ये होगा आपका y। ठीक है क्या बेटा? ये तो x और ये y। अगर x y होगा तो यहाँ पे ये जो है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट x एक्सिस से y डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट y एक्सिस से x डिस्टेंस पे है। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो इनको ऐसे काउंट करते हैं अपन कि इसमें x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, इधर y पॉजिटिव, x निगेटिव, और नीचे आ जाओ तो y भी निगेटिव, x भी निगेटिव, और इन फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव, y निगेटिव, x पॉजिटिव, y निगेटिव। हाँ है ना? अरे सही है क्या बात? सही है ना बेटा बात? तो देखो अपन क्या करते हैं इसमें, देखो और एक बार और, अगर मैं इधर लेता हूँ कोई पॉइंट तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? -x, y। अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -x, -y। और अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, -y। दिस इज द कार्तीय निर्देशांक पद्धति, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें अपन इस तरह से पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बात ही चल रही है तो अपन पूरी बात ही कर लेते हैं। हालांकि सारी थ्योरी, सब कुछ बातें जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे होती है। पोलर कोऑर्डिनेट में तो आपको स्पेशली कहा जाएगा कि आप इसको परिवर्तित करो ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में। तो जो फॉर्मूले वगैरह जो भी सारे बने हैं, क्वेश्चंस वगैरह जो भी बने हुए हैं, वो सारे किस पे हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कार्तीय निर्देशांक पद्धति पे बात होती है। ध्रुवीय निर्देशांक तो एक अलग से अपनी कैटेगरी रखता है जो सवाल बनाता है। तो देखो अपन कर लेते हैं बात उसकी भी। सेकंड नंबर पे है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये सेम वैसा ही होता है। अगर आपको पता हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था अपन ने पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ी थी अपन ने? पोलर फॉर्म। वैसी सेम सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट होता है उसको r, थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट होता है उसको r, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे वहाँ पे किससे प्रदर्शित कर रहे थे? x, y से, वैसे यहाँ पे r, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो r और थीटा होता है, वही बात वापस से करेंगे अपन ने जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में करी थी कि अगर ये पॉइंट है अपना और ये पॉइंट आपका x, y ऐसे, तो ये तो आपका x होगा, ये आपका y होगा, और ये यहाँ पे क्या होगा? थीटा। ऐसे होगा बेटा। तो r जो होता है बेटा यहाँ पे भी, ये r जो होगा ये 90 डिग्री एंगल, और इसी का नाम r होता है जैसे वहाँ पे होता था। r क्या हो जाएगा आपका? पाइथागोरस थ्योरम से √x² + y²।
तो आर भी है और थीटा भी है, तो अपन वो दोनों चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या लिख दूँ मैं कि आर मैंने निकाला, तो आर आपका हो गया, देखो बेटा आर तो हो गया आपका √एक्स² प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा लगा दूँ अगर मैं इस क्वाड्रेंट में, तो टेन थीटा क्या होगा बेटा, वाई बटा एक्स, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। हाँ या ना, हाँ या ना, कर सकते हो ना बेटा। तो आर आ गया, थीटा आ गया, तो अपन इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ और देख लेना बेटा, आप बात ही चल रही है तो मैंने वहाँ भी बताया हुआ है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर ये आर है तो फिजिक्स में पढ़ते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक क्या होगा, आर कोस थीटा। और वैसे भी अपन तो मैथ्स वाले हैं, बायोलॉजी तो नहीं, अपन जानते हैं सारी कहानी, ये कैसे आएगा। कर सकते हैं कि कैसे करेंगे, देखो ये थीटा है ना, देखो कैसे करेंगे। ये तो होगा आपका हाइपोटेन्यूज, ये होगा आपका बेस। अगर मैं बेस निकालना चाहता हूँ तो क्या लगा दूँ, कोस थीटा लगा दूँ क्या, कोस थीटा ही तो होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक्स बटा आर। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्स किसके बराबर हो जाएगा, आर कोस थीटा के। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, आर कोस थीटा की। ठीक है बेटे। ऐसे y की बात करोगे तो y के लिए अपन कर सकते हैं, देखो परपेंडिकुलर y बटा हाइपोटेन्यूज आर बराबर क्या होगा, साइन थीटा के। तो y किसके बराबर आ गया, y आ गया आपका आर साइन थीटा के बराबर। ये लो बेटे। तो x तो क्या होता है आर कोस थीटा, और y क्या होता है आर साइन थीटा। देखो आगे नेक्स्ट, x तो क्या होता है आर कोस थीटा और y क्या होता है आर साइन थीटा। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या बेटा। देखो आगे, अब क्या होता है, यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो सुन लेना। दोनों को एक दूसरे में चेंज करना सीख लेते हैं अपन, कि पोलर से कार्टेशियन कैसे बनेगा और कार्टेशियन से पोलर कैसे बनेगा। देखना बेटा, सवाल है अपना, चेंज 1,√3 change 1,√3 in polar coordinate system, in polar coordinate system 1,√3 को ध्रुवीय निर्देशांक 1,√3 को ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में बदलो। 1,√3 को ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में बदलो, चेंज 1,√3 इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखना बेटा, यहाँ पे वापस वही बात, 1,√3 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा 1,√3, यहाँ से ऐसे लिख देंगे। तो ये तो हो गया बेटा आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया √3। यहाँ से मुझे थीटा और निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूँ। क्या लिख दोगे आप, टेन थीटा बराबर, क्या लिख दूँ मैं, टेन थीटा बराबर y अपॉन एक्स, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा, एक तो आपका टेन इनवर्स y कितना है, y है √3 और x कितना है 1। तो टेन इनवर्स √3 का मान कितना होता है, 60 डिग्री पे होता है, तो π/3 तो आपका क्या आ गया थीटा, π/3 तो क्या आ गया थीटा। और मैं r और निकाल लूँ यहाँ से, r बराबर अंडर रूट में x का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर 3 यानी कि 2। तो पॉइंट जब लिखोगे, पॉइंट लिखना है अपने को इन फॉर्म ऑफ r कोमा थीटा, तो पॉइंट होगा आपका 2 कोमा और थीटा लिखेंगे अपन π/3, 2 कोमा π/3। हाँ या ना, 2 कोमा π/3 सही क्या भाई बात, और सही है ना भाई। देखो आगे, देखो नेक्स्ट, 2 कोमा π/3।
और देखना इधर, उल्टी बात कर लें। देखो क्या करेंगे अपन, चेंज पॉइंट फॉर्म में दे रखा है 3, π/4 इन, यहाँ लिख लो 3, π/3 इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन सिस्टम, है ना भाई। क्या करना है, 3, π/3 को कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बदलो। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बदलो। ठीक है, तो देखो क्या करोगे बेटे आप, ये तो 3 और ये कितना है, π/3। तो मैंने आपको बताया है कि क्या करना है आपको, एक तो आप क्या निकालोगे, x निकालोगे। तो x तो क्या हो जाएगा आपका 3 cos थीटा, 3 cos π/3, और y हो जाएगा आपका 3 sin π/3। तो x हो गया 3 cos π/3 और y हो जाएगा आपका 3 sin π/3। 3 cos π/3 और y हो जाएगा आपका 3 sin π/3। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x आ गया आपका, x आ जाएगा 3 × 1/2 cos π/3, तो ये जो हो गया 3/2, है ना। और y हो जाएगा आपका 3 × √3/2, यानी कि 3√3/2। तो x आ गया, y आ गया, दोनों आ चुके हैं आपके पास। x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3/2, 3√3/2, 3/2, 3√3/2। हाँ या ना, अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, 3/2, 3√3/2। ठीक है, तो ये बात हो गई है। क्या किया है अपन ने, पोलर टू कार्टिजन और कार्टिजन टू क्या कर दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन ने चेंज कर लिया है। ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति से कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, और कार्तीय निर्देशांक पद्धति से ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में परिवर्तित किया है। देखो आगे, नेक्स्ट देखना बेटा, देखना बेटे यहाँ पे एक बार ध्यान से। नेक्स्ट बात अपन करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बात इसमें होती है दूरी सूत्र की। फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप सबको आता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र की बात अपन कर रहे हैं। ये पॉइंट ए हो गया अपना, और पॉइंट ए है आपका x1, y1, और पॉइंट बी है आपका x2, y2। यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या है, d। तो d अगर दूरी है तो इस दूरी की अपने को बात करनी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस होती है, दूरी जो होगी आपकी d, डिस्टेंस, वो होती है बेटा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या होती है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल कर सकते हैं अपन, एग्जाम्पल कर सकते हैं बेटा। दो पॉइंट ले लेता हूँ मैं। लाइक पॉइंट ए तो है अपना 3, -4
और पॉइंट बी में यहाँ ले लेता हूँ। देखो एक बार पॉइंट बी ले लो आप यहाँ से, -3, +4। ये दोनों पॉइंट्स के बीच की अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी। तो आप कैसे निकालोगे? ए बी बराबर √x2 - x1, -3 -6 का स्क्वायर 36। एक बार ऐसे लिख देता हूँ पूरा आपके लिए, -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 - y1 मतलब 4 -4 यानी कि +4 का स्क्वायर। ठीक भाई। तो ए बी जो आपका होगा वो ए बी आपका बनेगा 6 का स्क्वायर 36 + 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ गया आपका 10। 36 + 64 10 के बराबर। 36 + 64 10। अरे आया ना, सही ना भाई। ए बी 3 को -4 और -3, ए बी जो हो गया -3 -x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी तो हो गया 36 और ये क्या हो जाएगा 64। 36 + 64 100 का √10 आ जाएगा। देखो आगे और ठीक है भाई। तो दूरी सूत्र की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं अपन विभाजन सूत्र की। सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र। ठीक है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला है। जब विभाजन सूत्र की बात अपन करते हैं तो देखो विभाजन जो है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका आंतरिक विभाजन, इंटरनल आंतरिक विभाजन, या अपन कह सकते हैं इंटरनल डिवीजन। आंतरिक विभाजन या इंटरनल डिवीजन। देखो इसमें एक पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2। ठीक है, x2, y2 कोई पॉइंट है r, वो इस लाइन PQ को m/n में आंतरिकता विभाजित कर रही है। कोई पॉइंट है r, वो इस रेखा PQ को m/n में विभाजित कर रहा है ना, यानी कि m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो अपने को कोऑर्डिनेट्स ऑफ r फाइंड करने, r के निर्देशांक। तो r के निर्देशांक जो है बेटा ऐसे लिखे जाते हैं देख लेना एक बार, mx2 + nx1 बटा m + n, और y वाला हो जाएगा ऐसे ही my2 + ny1 बटा m + n। हाँ है ना, क्या लिखना है? mx2 + nx1 बटा m + 1 n + n, ऐसे my2 + ny1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n। अरे ठीक है क्या भाई, सही है क्या? देखो इधर आगे, और इसी में एक छोटा सा केस और लिख दोगे। वो छोटा सा केस क्या है कि इफ पॉइंट r is midpoint, यदि बिंदु r मध्य बिंदु है, बिंदु r क्या है बेटा? मध्य बिंदु। यदि बिंदु r क्या है? मध्य बिंदु है,
तो मध्य बिंदु होगा बेटा, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा, देखो ये पॉइंट P हो गया आपका, ये पॉइंट Q हो गया आपका, और ये पॉइंट हो गया आपका R। मध्य बिंदु होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक बराबर यहाँ से यहाँ तक। मध्य बिंदु होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक बराबर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1:1 समान अनुपात हो गया। M अनुपात N क्या हो गया, सेम। समान अनुपात हो गया, M अनुपात N सेम हो गए, हाँ या ना। अरे कर सकते हैं ना, देखो इसमें आगे M अनुपात क्या, N क्या हो गया, 1:1। तो देखो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं mx2 + nx1, उसमें क्या हो जाएगा, x1 + x2 बटा 1 + 1 कोमा y1 + y2 बटा 1 + 1। यानी कि अगर अपन मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, पॉइंट R के मिड पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे x1 + x2 बटा 2 कोमा y1 + y2 बटा 2। ले लो x1 + x2 बटा 2 कोमा y1 + y2 बटा 2। अब यहाँ देखना बेटा एक और बात, x1 + x2 बटा 2 कोमा y1 + y2 बटा 2। इसमें देखोगे एक और बात आप, सेकंड एक्सटर्नल डिवीजन। अगर बाह्य विभाजन होता है तो एक्सटर्नल डिवीजन, अगर क्या होता है, बाह्य विभाजन होता है, बाह्य विभाजन क्या हो, बाह्य विभाजन हो तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन या बाह्य विभाजन की बात करोगे तो एक्सटर्नल डिवीजन या बाह्य विभाजन में ध्यान रखना बेटा एक बार, सेम चीज़ रहेगी। बस केवल क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन का मीनिंग ये होता है कि जैसे क्या होता है बेटा, अपन की लिखे थे पॉइंट लिए थे P और Q यहाँ पे इस तरह से, तो कोई लाइन है, मतलब ये जो लाइन है PQ, इस PQ लाइन को आगे एक्सटेंड करने पर कोई पॉइंट यहाँ कहीं आता है R इस जगह पे, तो ये कहते हैं इसको एक्सटर्नल डिवीजन। ये R जो है यहाँ से इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है बेटा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क केवल इतना सा रहेगा जब R के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। ये तो आपका क्या हो गया, x1, y1 है, ये आपका क्या हो गया, देखो x2, y2 है ना। तो R के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, mx2 - nx1 अपॉन m - n, और इधर निकालोगे my2 - ny1 अपॉन m - n। ठीक है क्या भाई, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा ना, मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल के लिए चल रहा है सारा, तो और क्वेश्चन तो करेंगे अपन। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो अपन बात करें कि कोई लाइन, कोई दो पॉइंट्स अपने पास, P पॉइंट जो है वो 3,2 है, और Q पॉइंट आपका ले लेता हूँ मैं -4,5 ऐसे पॉइंट है। इनको कोई पॉइंट है आपका R, वो पॉइंट R इंटरनली डिवाइड करता है इन 1:2। सवाल में देंगे आपको सारा, देर आर 2 पॉइंट्स है ना, if the line joining the points 3,2 and -4,5 is divided by a point R in 1:2 internally, then find coordinates of point R। यदि रेखा PQ को, यदि बिंदुओं P व Q को मिलाने वाली रेखा को बिंदु R 1:2 में आंतरिकता विभाजित करता है तो बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है बेटे, तो बिंदु R के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो बिंदु R के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके mx2 + nx1 बटा m + n कोमा my2 + ny1 बटा m + n, ये ऐसे लिखेंगे। तो
आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो बेटा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस एन। देखना बेटा यहाँ पे एम एक्स टू माइनस फोर प्लस एन एक्स वन 6 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन 3 कॉमा, देखो इधर एम वाई टू 5 प्लस एन वाई वन 4 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो इधर तो रह गया अपना आर, तो सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट तो रह जाएगा आर में, एक्स कोऑर्डिनेट तो रह गया आपका 2/3 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 9/3। अपन लिख देंगे यहाँ पे, देखो आर के लिए 2/3 कोमा 3, आर के लिए लिख दोगे 2/3 कोमा 3, हाँ या ना? अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हो ना बेटा? तो ये बात अपन ने कर ली है, इंटरनल डिवीजन हो गया अपना, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, और ऐसे अपन करते रहेंगे, जो भी सवाल आएंगे उनमें अपन बात करते जाएंगे। अब देखो इसी में आगे की बात अपन करते हैं। क्या होता है बेटा कि एक ट्राइंगल जो होता है अपना, कोई त्रिभुज जो होता है, उस त्रिभुज की बात करनी है हम लोगों को कि उस त्रिभुज में किस किस तरह से अपन एरिया को फाइंड कर सकते हैं। देखो एक बार पहले एरिया से पहले अपन त्रिभुज, ट्राइंगल, ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात चल रही, जो आपने 9-10 में पढ़ा है उसकी बात नहीं चल रही। 9-10 वाले ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ त्रिभुज की, और ये अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ट्राइंगल जो है उसमें क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से अपने को करना होता है, वो बात अपन करेंगे। क्या होगा, देखो 3 पॉइंट्स होंगे तो ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी। ये ट्राइंगल या त्रिभुज मैंने बना दिया, देखो यहाँ पे ये पॉइंट का नाम ले लिया मैंने ए बी सी, x1 y1, तो ये ले लूँ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स में ले रहा हूँ, देखो यहाँ से x2 y2, और पॉइंट सी का नाम मैं लेता हूँ x3 y3। तो ए बी सी 3 पॉइंट्स हो गए। इन तीनों पॉइंट्स में ए बी सी 3 पॉइंट है, यहाँ से देखने एक बार। सबसे पहली बात एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात अपन करते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बेटा, तो अपने को पहला बेसिक मेथड होता है अपना त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखते हो, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तो आपको होता है जब आप नॉर्मल ट्राइंगल की बात कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट्स अपने पास है नहीं, मतलब तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो देखो अपने को क्या चाहिए, देखो इस ट्राइंगल में एरिया निकालने के लिए एक तो बेस चाहिए और एक हाइट चाहिए। बेस तो आप x2 - x1 से निकाल लोगे, बट हाइट जो चाहिए वो परपेंडिकुलर हाइट होती है, 90 डिग्री वाली हाइट चाहिए होती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाइट क्या होगी इस ट्राइंगल की, तो दोनों स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है। अगर हाइट चाहिए मुझे तो ये सीधी हाइट चाहिए, और सीधी हाइट बेटे ऐसे नहीं निकलेगी। इसके लिए आपको एक तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे नहीं होता, मुझे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना पड़ेगा, तब जाके मैं हाइट निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर नॉर्मल ट्राइंगल है आपका, तो नॉर्मल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, सूत्र का जो है क्षेत्रफल का, वो अपन निकालते हैं सारणिक की मदद से, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो अपन क्या कर देंगे, देखो सारणिक की मदद से निकालोगे। इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अरे क्लियर है क्या भाई? यहाँ से क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है क्या भाई?
x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है क्या? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो इसमें कुछ स्पेशल केस में करवा रहा हूँ। फर्स्ट केस, एक तो समझ गए ना आप, मैंने क्या बताया आपको कि इसमें सीधी ऊंचाई चाहिए होती है, तो आपको एक तो सवालों में ऐसे मिलेगा। तो उसका पहला केस मैं करा रहा हूँ। इफ़ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, इफ़ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज अलोंग, if one side of triangle is along x axis, यदि त्रिभुज की एक भुजा x अक्ष के, त्रिभुज की एक भुजा x अक्ष के अनुदिश हो, if one side of triangle is along x axis, त्रिभुज की एक भुजा x अक्ष के अनुदिश हो, तो देखो ट्राइंगल कैसे बना दूं मैं। ये ऐसे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया जिसकी एक साइड कहाँ है, x एक्सिस पे। देखो बेटे, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ और पॉइंट ए मैंने ये ले लिया, तो ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हो गए अपने x1, y1, है ना। ये पॉइंट बी ले लेता हूँ मैं और ये पॉइंट सी ले लेता हूँ। ये जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0। तो ये तो हो गया आपका x2, 0, और ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x3, 0। ये पॉइंट क्या लिख दिया मैंने, x3, 0। तो फर्स्ट वाला तो हो गया x1, y1, सेकेंड वाला हो गया x2, 0, और इसके बाद वाला हो गया आपका, इसके बाद वाला हो जाएगा x3, 0। समझ रहे हो बेटा, इसके बाद वाला हो जाएगा x3, 0, x1, y1, x2, 0, x3, 0। तो अपने को देखो एरिया निकालना है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालोगे आप, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है देख लेना एक बार। अब देखो बेटा, ये जो ट्राइंगल लिखा था अपन ने, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की बात करोगे अगर आप, खींच लो इधर इसको वापस, ध्यान से देखना, आप ध्यान समझो बेटा। x1, y1 इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये तो क्या हो गया आपका y1 और ये क्या हो गया आपका x1, आया ना। ये तो क्या हो गया आपका y1 और ये क्या हो गया आपका x1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 1/2 इंटू आधार x3 माइनस x2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो गई y1, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि त्रिभुज की एक भुजा अनुदिश है, किसके अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश, तो इसको लिख दोगे x3 माइनस x2 इंटू y1। ऐसे ही अपन एक और केस ले सकते हैं, यदि त्रिभुज की एक भुजा y अक्ष के अनुदिश हो, इफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ देखो मैं, इफ वन साइड is along, if one side is along y axis, if one side is along y axis, तो एक साइड जो है y एक्सिस के अलोंग हो, यदि एक भुजा y अक्ष के अनुदिश हो, यदि एक भुजा y अक्ष के अनुदिश हो, if one side is along y axis, यदि एक भुजा y अक्ष के अनुदिश हो। देखो बेटा क्या करना है अपने को, अगर वन साइड इज अलोंग y एक्सिस की बात अपन कर रहे हैं, वन साइड इज अलोंग y एक्सिस, तो क्या करोगे, ये y एक्सिस हो गई, ये आपकी क्या होगी y एक्सिस। एक साइड में ले लेता हूँ y एक्सिस पे, यहाँ ले ली मैंने एक साइड, ये ट्राइंगल ऐसे बना दिया मैंने। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ पॉइंट 1, यानी कि x1, y1। इस पॉइंट को मान लो पॉइंट Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y एक्सिस है तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो ये बन जाएगा आपका 0, y2
और ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं R, और R पॉइंट हो जाएगा 0,y3, x1, y1, 0,y2, 0,y3, 0,y2, 0,y3। तो अपने को क्या करना है बेटे, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे तो ये तो हो गया आपका, देखो ये निकालोगे तो ये तो हो गया आपका y3 माइनस y2, और ये वही बात, अब की बार क्या होगा, आधार कौन सा होगा, बेस ये वाला होगा y3 माइनस y2, ये तो हो गया आपका y1 और ये हो गया आपका x1। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है बेटा, इसका मीनिंग है कि ये तो होगी ऊंचाई और ये हो गया आपका आधार, ये तो हो गई ऊंचाई और ये हो गया आपका आधार। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूँ, देखो इस केस में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हो अगर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2, और आधार कौन है आपकी बार, आधार है आपका y3 माइनस y2, और ऊंचाई कौन है आपकी x1। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली ऐसे दे रखा है लैंग्वेज फॉर्म में कि वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज अलोंग x एक्सिस, इफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज अलोंग y एक्सिस, तो ऐसी कंडीशन होगी। हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है क्या बेटा बात, अरे बात सही है क्या भाई, सही है ना बेटा, देखो आगे बात सही है। तो फिर देखो यहाँ तक जो है अपन ने करा है, क्या क्या कर लिया अपन ने, एक तो कार्टेशियन फॉर्म की बात कर ली, कार्तीय निर्देशांक पद्धति की, एक पोलर निर्देशांक पद्धति की बात की है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। इस तरह से अपन ने सारी बातें की है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद अपन ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया, दूरी सूत्र पढ़ लिया, उसके बाद विभाजन सूत्र पढ़ लिया, सेक्शन फार्मूला, उसके बाद अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर ली है। यहाँ तक की सारी बात आप लोग अच्छे से करके आओगे, पढ़ के आओगे। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब कहने का ये तो बहुत बेसिक बात थी। तो आप यहाँ तक का पूरा पढ़ोगे, इसके बाद जो भी होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।